जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना से ठीक एक दिन पहले निर्वाचन आयोग आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आयोजित। बड़ी घोषणा या फैसले के लगाए जा रहे हैं कयास। सातवें चरण में कुल 61.63% मतदान। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान के आंकड़े हुए जारी। कुल 61.63% दर्ज किया गया मतदान। सातवें चरण में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा सीटों पर हुआ था मतदान। चार जून से पहले ही भाजपा के लिए बड़ी खुशखबरी। अरुणाचल प्रदेश में मिली बम्पर जीत। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने किया क्लीन स्वीप। प्रधानमंत्री ने चक्रवात रेमल के प्रभाव और भीषण गर्मी से निपटने के लिए की समीक्षा बैठक। प्रभावित राज्यों में चल रहे राहत कार्यों की ली जानकारी। गर्मी से लगने वाली जंगलों की आग को रोकने के लिए सुझाए उपाय। अमित पंघाल और जैस्मिन ने हासिल किया ओलंपिक कोटा। अमित पंघाल ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में विपक्षी मुक्केबाज को 5-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। जैस्मिन ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा किया हासिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IAS 2022 बैच के सहायक सचिवों को संबोधित करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दोपहर 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव में IAS 2022 बैच के सहायक सचिवों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अधिकारियों का मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में कुल 61.63% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों में 51.92%, चंडीगढ़ की एक सीट पर 67.9% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 69.67%, झारखंड की 3 सीटों पर 70.66% मतदान हुआ है। उड़ीसा की 6 सीटों पर 70.63%, पंजाब की 13 सीटों पर 58.33% मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 55.59%, वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 73.36% मतदान दर्ज किया गया है। हम बता दें, इस चरण के मतदान के पूरा होने के साथ ही 19 अप्रैल से 543 सीटों के लिए शुरू हुई 7 चरणों की मैराथन मतदान प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है, यानी संपन्न हो गई है। कल यानी 4 जून को मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। रविवार को देश के 2 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने बाजी मार ली है। चुनाव आयोग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 60 में से बीजेपी ने 46, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPEP को 5, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश PPA को
2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। अब आपको बता दें कि 3 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने न केवल यहां अपनी जीत बनाए रखी बल्कि सीटों की संख्या में पहले से इजाफा किया है। यहां की 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विधानसभा का रिजल्ट आउट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। पब्लिक ने उस काम किया हुआ, पार्टी ने जो काम किया है उसको धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में इस राज्य में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का यहाँ में निर्णय जो है वो दे दिया है। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटें हासिल कर क्लीन स्वीप कर दिया है। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF को एकमात्र सीट पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जीत के लिए वहां के लोगों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। जी हां, प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा है, धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, एक शानदार राज्य के लोगों ने विकास के नाम पर जनादेश दिया। हमारी पार्टी राज्य की तरक्की के लिए काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा, मैं विधानसभा चुनाव के दौरान अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए श्रम और कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। ये सराहनीय है कि वो किस तरह से पूरे राज्य में और तमाम लोगों से जुड़े। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना से ठीक एक दिन पहले निर्वाचन आयोग आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला है। लोकसभा चुनाव का आयोजन 7 चरणों में किया गया है। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को संपन्न हो गए। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब निर्वाचन आयोग मतदान समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया को भेजे गए आमंत्रण में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव तक उपचुनाव आयुक्त प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मीडिया ब्रीफिंग किया करते थे, लेकिन अब ये प्रथा समाप्त कर दी गई है। वहीं 4 जून को लोकसभा के नतीजों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए ईवीएम, वीवीपैट और डाक मतपत्रों से वोटों की गिनती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी चुनाव अधिकारियों के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर चक्रवात रेमल के प्रभाव की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। हम आपको बता दें कि इस दौरान मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में
भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई जान माल की हानि और घरों और संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। घटना स्थलों पर आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकालने, एयर लिफ्ट करने और सड़क साफ करने के अभियान चला रखे हैं। बैठक के दौरान ये बताया गया कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ इस आपदा को लेकर नियमित संपर्क में है। इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्यों को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति पर नजर रखने और स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी जारी किया ताकि पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। भारत ने जिनेवा में चल रही 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य पर एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने अपनी भागीदारी निभाई। इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों का समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल देना था। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। हम आपको बता दें कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों द्वारा दिए गए 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन IHR 2005 में संशोधन के पैकेज पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। IHR में लक्षित संशोधनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और महामारी जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने और उनसे निपटने की देशों की क्षमता में सुधार करना है। इनमें PHEIC और PE के दौरान उपयुक्त स्वास्थ्य उत्पादों और इन उत्पादों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के प्रावधान के साथ साथ IHR 2005 के तहत आवश्यक मुख्य क्षमताओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और रखरखाव में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना भी शामिल रहा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने ये जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के संशोधन के साथ एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समानता एकजुटता की दिशा में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, जो भविष्य में महामारी के खतरों से दुनिया की रक्षा करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की और बैठक में प्रधानमंत्री को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जानकारी दी गई, जिसके अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दौरान निर्देश दिया कि आग से संबंधित घटनाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त अभ्यास नियमित तौर पर आवश्यक है। अग्नि जांच और अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिजली सुरक्षा की जांच नियमित तौर पर की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस दौरान जंगलों की आग की समय पर पहचान करने और इसके प्रबंधन से निपटने
से संबंधित पोर्टल वन अग्नि की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस बीच मौसम विभाग ने देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान भी व्यक्त किया है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान भी व्यक्त किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना की युवा छवि को बनाए रखना है। अग्निपथ योजना का क्रियान्वयन तीनों सेनाओं में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखने की दिशा में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार को उड़ीसा में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र INS चिल्का में आयोजित एक कार्यक्रम में अग्निवीरों को संबोधित करते हुए CDS ने कहा, अग्निपथ योजना का क्रियान्वयन तीनों सेनाओं में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखने और कुशल, अनुशासित और प्रेरित युवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है। जनरल चौहान ने अग्निवीरों से तकनीकी रूप से कुशल समुद्री योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान भी किया। भारत के दिग्गज मुक्केबाज अमित पंघाल पुरुषों में और जैस्मिन लेबुरिया ने महिलाओं में पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। अमित पंघाल ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में विपक्षी मुक्केबाज को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। उन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। विश्व चैंपियनशिप में भारत के एकमात्र पुरुष रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने क्वार्टर फाइनल में लियू को 5-0 से हराकर दूसरी बार ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी का टिकट हासिल कर लिया है। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। अब तक भारत ने मुक्केबाजी में 6 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिए हैं। अमित पंघाल और जैस्मिन से पहले निशांत देव 71 किलोग्राम, निखत जरीन 50 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम ने पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आइए जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। 3 जून साल 1947 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 2 हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। इतिहास में किसी राजनीतिक कारण से होने वाला ये सबसे बड़ा विस्थापन था। बंटवारे के दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त साल 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ। भारत की आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई। माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डिक्की बर्ड प्लान कहा गया और जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस योजना को पारित किया।
अभी लेखाकार की मदद से ओमान में प्रवासी भारतीयों की 250 वर्षों की विरासत को डिजिटल किया गया है। NAI की पहली विदेशी परियोजना है। 19 से 27 मई के दौरान मस्कट में भारतीय दूतावास में विशेष डिजिटलीकरण और मौखिक इतिहास परियोजना के तहत 7,000 से अधिक दस्तावेजों को स्कैन किया गया। परियोजना में गुजरात से ओमान गए 32 भारतीय परिवार शामिल हुए। ओमान में भारतीय मूल के व्यापारी परिवारों के निजी संग्रह से अंग्रेजी, अरबी, गुजराती, हिंदी में उपलब्ध इन दस्तावेजों को ओमान कलेक्शन नाम दिया गया है। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं एक वीडियो। आप ये वीडियो देखिए और मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। મહાનિદેશક દ્વારા આ મહાન પ્રવાસીનો આભાર માનું છું। હું ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતના વિદેશી મંત્રી જયશંકરના પણ તેમની દૃષ્ટિ માટે આભાર માનું છું, જો ઓમાનમાં વસતીઓ ભારતીયોને 250 વર્ષના જૂના ઇતિહાસ અને પરંપરાઓની જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે, જે આપણે રાષ્ટ્ર વચ્ચે મજબૂત સંબંધો ઉજાગર કરશે। જય હિન્દ। The Government of India, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, has always emphasized a sustained and better connection of India with its diaspora. The unique digitization project that we have undertaken here in Oman for the preservation of the archival documents of the Indian diaspora in this country will, we believe, not only contribute to preserving their unique histories, but also enable a better understanding of their experiences, adventures and contributions.